what's up, party? I hope you all are fine. Welcome to Motavai classes. Today I am going to start a new journey with you for the chapter Nationalism in India. This chapter is the part of history for class 10 CVC. So, before starting, I would like to introduce to my mentor, my teacher who dedicated his life for the students and encouraged me for a better well-being of the students and for the better affordability of education. He lost his life in the COVID 2021. So this channel is basically dedicated to him. Now I would like to start the topic nationalism in India. First of all, we will try to understand what is in this chapter. है क्या वास्तव में इस चैप्टर में? So as a summary, I would like to tell you that this chapter will deal with the part of history which has the participation of Mahatma Gandhi ji in Indian politics. Means when he returned back from South Africa after his first satyagraha in South Africa, and when he returned in India in 1915, he took active participation in Indian politics. And this chapter will deal up to 1934 till Mahatma Gandhi ji was the part of Indian National Congress. Okay, so let's start our chapter. How did the feeling of nationalism developed in India? तो डेवलप कैसे हुई, क्या था? तो यहाँ पे एक टर्म आएगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. बिकॉज देखिए द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड यानी दबाए गए अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्डिंग दैट टाइड मैनी ग्रुप्स टुगेदर. मतलब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, सब लोगों को बहुत इतना अत्याचार किया कि उसने सभी लोगों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आई. शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट था, हर ग्रुप का अपना अलग इंटरेस्ट था, हर ग्रुप का अपना अलग कॉन्ट्रास्ट था. देयर एक्सपीरियंस वर वेरिड, their notions of freedom were also not the same for all the groups. The Congress under the Mr. Gandhi ji tried to forget these groups, force these groups together within one movement. यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने क्या किया, भाई इस ग्रुप को पूरे को एक मूवमेंट के अंदर बांधने की कोशिश की कि भाई एक नेशनल वाइड मूवमेंट लेके चलते हैं जिससे हम इंडिपेंडेंट जल्दी हो सकें, ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज से जल्दी मुक्त हो सकें. बट द यूनिटी इमर्ज्ड डिडंट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. जो यूनिटी है, लोगों को यूनाइट करने का काम है, वो बिना कॉन्फ्लिक्ट के आए ही नहीं. क्योंकि आप जानते हैं इंडियंस किस तरीके से काम करते हैं, एक साथ हम इतनी जल्दी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते. अब देखिए इसी टाइम अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें तो एक कंडीशन चल रही थी वर्ल्ड वॉर, यानी कि दुनिया में एक वॉर हो रहा था जिसमें पूरी दुनिया एंगेज थी. अर्लियर इट वाज नोन एज वर्ल्ड वॉर, लेकिन जब सेकंड स्टार्ट हुआ तो इसका नाम चेंज करके कर दिया गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. कब से कब तक हुआ? 1914 टू 1918. अब देखिए इंडिया इंडिया वॉज नॉट द एक्टिव पार्टिसिपेंट, इंडिया के तौर पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बट इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ किसकी? ब्रिटेन. सो इस तरीके से इंडिया भी किसका पार्ट था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का. आया समझ में? यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडिया डायरेक्टली इंडिया के नाम से पार्टिसिपेट नहीं किया, हम पार्टिसिपेट किए ब्रिटिशर्स के नाम पर, क्योंकि हम कॉलोनी हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की. तो आगे चलते हैं. अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इंडिया में ऐसी क्या कंडीशन हुई कि गांधी जी को भाई एक्टिव पार्टिसिपेशन प्ले करना पड़ा. इससे पहले भी गांधी जी कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, वो अभी थोड़ा बाद में बात करेंगे, बट पहले इसको देखते हैं. व्हाट चेंजेस वर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन इंडिया? द वॉर क्रिएटेड एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. कैसी कंडीशन? एक अलग नई तरीके की कंडीशन क्रिएट कर दी. क्यों? क्योंकि देखिए इकोनॉमिकली इन्होंने कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, सच एज न्यू टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, लाइक custom duties were introduced, income tax was introduced in India, which increased the expenses of the common people. इसके अलावा एक कंडीशन और होगी, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन द आर्मी. देखिए आर्मी में ज़्यादातर ब्रिटिशर्स को यंग लोगों की जरूरत थी, वो भी मेल्स की,
तो गांव गांव से चूज करके लोगों को भेज रहे थे, बट वहाँ किसी कोई गारंटी नहीं थी। जैसे आज गवर्नमेंट हमको शहीद का दर्जा देती है, कोई गया और फील्ड पर मारा जाता है तो उसको शहीद बोला जाता है, लेकिन उस टाइम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसे कोई जाना नहीं चाह रहा था। एक तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, दूसरा there was culture of failure and the condition of famines which existed in India during the 1980s, 19 and 2021। इसके अलावा एक कंडीशन हुई इस जो फेमाइन हुआ, किसकी वजह से? फेमिन्स की वजह से इंडिया में बहुत सारी डेथ्स हुई, पहला। दूसरा, जो लोग फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से आर्मी में गए उनको भी डेथ का सामना करना पड़ा। इन सब कंडीशंस की वजह से कुछ ऐसी हालात बने इंडिया में जिससे कि इंडिया में एक नया स्टेज निकल के आया, एक नया लीडर उभर के आया जिन्होंने प्रैक्टिस पहले किया, पहले साउथ अफ्रीका में किया वो चीज, फिर इंडिया में आके के भी प्रैक्टिस किया, बट अब जो बड़े लेवल प्रैक्टिस करेंगे वो इस मूवमेंट यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करेंगे, क्योंकि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से उम्मीद थी कि भाई ये बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब गांधी के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट का आईना साफ हो चुका था कि भैया ये कुछ नहीं करने वाले, ये सब अपना सपोर्ट लेकर के और फिर चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हु वॉज द न्यू लीडर? मेरी बातों से समझ ही गए होंगे, ही इज नन अदर देन महात्मा गांधी जी। तो इनके बारे में भी एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि बोर्ड ने कई बार से इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे। सो स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट मिस्टर महात्मा गांधी जी। He was the main leader who appeared and suggested a new mode of protest and struggle in India. And his full name is मोहनदास करमचंद गांधी। फुल नेम क्या बच्चों इसका? इनका मोहनदास करमचंद गांधी। ये भी देख लेते हैं क्योंकि बोर्ड कई बार ये पूछता है कि when was he born? He was born in on 2 October 1869 at which place? पोरबंदर, गुजरात। And he died after an assassination यानी कि गोली मार दी गई on 30 जनवरी 1948। कहाँ पर? बिरला हाउस, न्यू दिल्ली। His spouse was, यानी स्पाउस मतलब होता है वाइफ। वाइफ कौन थी इनकी? His spouse was कस्तूरबा गांधी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी जी, इनकी वाइफ का नेम। आगे हिज चिल्ड्रन नेम, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बट फिर भी अब हम देखते हैं तो एक बार देख लेते हैं। हरिलाल गांधी, रामदास, देवदास एंड मणिलाल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग which is related to this chapter is what movements were launched by him in India after he returned back to India. So after practicing many things in means many satyagraha in South Africa, he practiced satyagraha for the first time in India at Champaran, Bihar। कौन सी जगह? बिहार। कब? 1917। कब? 1917 में। सेकंड खेड़ा, सेम 1917। एंड थर्ड इज अहमदाबाद मिल वर्कर प्रोटेस्ट 1918। इन आप शॉर्ट देख लेते हैं चंपारण में क्या इशू था। चंपारण में इशू था कि भैया यहाँ पर एक सिस्टम था, 3 कठिया सिस्टम, जिसमें कि फार्मर्स वाज फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन 3/20 ऑफ देयर लैंड, बट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ केमिकली ग्रोन केमिकली मेड इंडिगो, अब उनको फोर्स किया जाता कि भैया उस जगह की बजाय आप टैक्स पे कीजिए। फार्मर्स इसके खिलाफ थे। दूसरा, खेड़ा में हाई रेवेन्यूज की वजह से फार्मर्स, क्योंकि फसल कई बार बर्बाद हुई, अभी मैंने लास्ट में बताया आपको, फेमिन्स आए थे, ड्राउट आया था, इसलिए फार्मर्स वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू, तो इसलिए यहाँ पर ही प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। अहमदाबाद मिल वर्कर प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि भैया वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो फेमिन आया, फेमिन की वजह से उनको वर्कर्स को एक लालच दिया गया कि भैया आप काम करते रहें। फेमिन्स की वजह से उनको अलग से सेस के तौर पे कुछ पैसा दिया गया, तो उनकी सैलरी और पैसा मिला के उनका काम अच्छे चल रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अब उनसे वो चीज़ छीन ली गई, चूँकि महंगाई बढ़ चुकी थी, कई सारे टैक्सेस लग चुके थे, तो इसलिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया फॉर द इंक्रीज इन देयर सैलरीज। Apart from this, we will also talk about the titles given to Mr. Mahatma Gandhi. There are 2 prominent titles. The first one is that he is also known as Mahatma Gandhi. तो इनका नाम तो नहीं था, तो महात्मा वर्ड कहाँ से आएगा? This will be given by Mr. रविंद्रनाथ टैगोर। किन्होंने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दूसरा टाइटल जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, बापू यानी कि फादर ऑफ द नेशन। दिस टाइटल इज गिवन बाय किन्होंने? याद है किसी को? सुभाष चंद्र बोस। आगे चलते हैं, इन दोनों टाइटल को याद कर लीजिएगा। बापू का नाम किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा का टाइटल किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने।
मूविंग फॉरवर्ड टू द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। भैया गांधी जी कब इंडिया में आए? ही रिटर्न बैक टू इंडिया इन जनवरी 1915। कब आए? 1915। देयर ही हैड कहाँ देयर मतलब अफ्रीका से वापस आए इंडिया में। देयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट फॉर द रेसिस्ट रिजाइन with his known method of mass agitation, which Gandhiji will also try to do in India. Mass agitation, which he called as Satyagraha. It was a method of mass agitation which was practiced by Mr. Gandhi in India. Mahatma Gandhi believed that dharma of non-violence could unite all Indians. यानी उनका मानना था कि भैया जो नॉन वायलेंस का तरीका है वो सभी इंडियंस को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आएगा, यूनाइट करेगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एट वेरियस प्लेसेस। उसमें मैंने आपको बताया चंपारण बिहार में, खेड़ा गुजरात में, और अहमदाबाद कहाँ पर? ये भी गुजरात में। अब बच्चों देखो मैप के लिए तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं स्टार लगा दे रहा हूँ तीनों पॉइंट्स पर, चंपारण, खेड़ा और गुजरात में अहमदाबाद। इनको मैं हालांकि अभी लास्ट में कराऊंगा आगे। इसके बाद गांधी जी जो बड़ा प्रोटेस्ट लाएंगे वो अपना बड़ा प्रोटेस्ट इंडिया में लाएंगे, रोल्ट एक्ट सत्याग्रह। क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोल्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, दो इट वाज यूनाइटेडली अपोज्ड बाय द इंडियन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनके सभी मेंबर्स ने, इंडियन मेंबर्स ने अपोज किया, फिर भी इसको अप्लाई किया गया। इसमें था क्या? इट वाज आल्सो नोन एज ब्लैक लॉ, जो कि किसी की बोलने की जो आज़ादी है यानी कि राइट टू स्पीच है उस पर रोक लगाता था। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट सुन नहीं रही, तो इसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट करने की मुहिम चालू। एम्बर्डेड विद द सक्सेस ऑफ मिस्टर महात्मा गांधी जी, तहलका मचा दिया था जैसे आप मचाएंगे अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में। गांधी जी इन 1919 British government decided to launch, they has introduced Roll Act. So Gandhi ji has decided to launch a nationwide movement सत्याग्रह against the proposed कौन सा लॉ? Roll Act। कब आया? 1919। What was this act? It gave the government enormous powers to repress political activities and allow detention। क्या detention? यानी कि जैसा आज गवर्नमेंट कुछ लोगों को नजरबंद कर देती है ना, सेम वैसे ही डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 years। बोर्ड में कई बार पूछा गया व्हाट वाज द रोल्ट एक्ट, और जब आप जलियांवाला बाग मैसेकर लिखेंगे उसमें भी आपको ये पॉइंट हेल्प करेगा। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज व्हिच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन कौन सी डेट? 6 अप्रैल। यहाँ पे गांधी जी ने क्या बोला? सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी बात मानना बंद कर दो, उसके टैक्स देना बंद कर दो, और उसके खिलाफ एक नेशनल वाइड हड़ताल का आह्वान किया। आइए सब लोग हड़ताल करेंगे एक जगह बैठ के। द डेट वाज 6 अप्रैल। इसमें हुआ क्या? रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक्स इन रेलवे वर्कशॉप्स। इसके अलावा अलार्म्ड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ द गांधी जी, the British government decided to repress this movement, they decided to suppress this movement। आगे चलते हैं। लोकल लीडर्स वर पिक्ड फ्रॉम अमृतसर। गांधी जी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। जब आप दिल्ली जाएंगे तो एक स्टेशन, बॉम्बे से दिल्ली वाले रूट पर जब जाएंगे तो एक स्टेशन पड़ता पलवल। गांधी जी को वहीं पर इस ट्रेन से उठा करके वापस बॉम्बे की तरफ भेज दिया गया। गांधी को एंटर करने से मना कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले इनका तहलका 3 जगह देख चुकी थी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। आगे चलते हैं। इसी के बाद क्योंकि गांधी जी ने अभी 6 अप्रैल की बात की, जस्ट अभी आपको बताया डेट वॉज 6 अप्रैल। कौन सी डेट है? 6 अप्रैल। और गांधी जी को नहीं घुसने दिया गया। इसके बाद मूवमेंट चलता रहा। अभी एक 6 लोगों का एक फेस्टिवल आने वाला था जिसका नाम था क्या? बैसाखी। कौन सा फेस्टिवल? बैसाखी। कब आता है हर साल? 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल। चूंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या नया लॉ लाए, क्योंकि अब हम लोग नेशनल वाइड मूवमेंट इंट्रोड्यूस करने वाले थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे डरी हुई थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सब पर रोक लगाने के लिए, खासकर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ अमृतसर में, तो इस पर रोक लगाने के लिए एक चीज लेकर के आएंगे जिसका नाम था क्या? क्या नाम था? रॉयल एक्ट, जो कि पहले पास हो चुका था, उसको अप्लाई किया गया। और जो लगातार लोगों का गुस्सा भड़क रहा था उसको रोकने के लिए वहां पर अप्लाई किया जाएगा मार्शल लॉ अंडर द रूल ऑफ मिस्टर रेगिनल्ड डायर, मिस्टर आर डायर। तो होगा क्या
कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, 13 अप्रैल का दिन होगा, बैसाखी बना रहे होंगे लोग, और वहाँ पर आर डायर अपने फौज के साथ पहुंच जाएगा, लोगों को वार्निंग देने के लिए भेजा गया था, बट उसने जो एंट्रेंस गेट था अमृतसर के जलियांवाला बाग का, उसको ब्लॉक किया, और वहाँ पे सभी लोग जितने, चूंकि उसको एक मैसेज देना था, इसलिए उसने जितने लोग थे उन पर गोली चलाने का आदेश दिया, और गोली जब तक चलती नहीं जब तक लोग या गोलियां खत्म नहीं हो गई। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, और गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 2,500 लोग मारे गए थे। देख लेते हैं। ऑन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड। Police in Amritsar fired upon the peaceful procession, provoking widespread attacks on banks. क्यों? क्योंकि ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि पहले लोगों ने बैंक्स पर अटैक किया, इसलिए मार्शल लॉ वॉज अप्लाइड, इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। आगे एक स्टेटमेंट आता है इम्पोर्टेंट, that Mr. Dyer later said that he wanted to produce a moral effect on the mind of the people to create a feeling of terror among the Indians। कि भैया जो लोगों के आंखों से डर निकलता जाता था ना, बहुत सी बार ये होता है कि भाई स्कूल में क्लास में बहुत छोटी सी कोई मिस्टेक की बच्चों ने, लेकिन टीचर ने उनको ब्रूटली मारा, क्यों? जिससे उसको लग रहा था भाई इस क्लास से डर निकलता जा रहा है ना, आज लाइक हिटलर डिड। तो इसने भी उसी तरीके कुछ किया कि जिससे इंडियंस की आंखों में दोबारा डर बना रहे, मेंटेन हो जाए, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट से ये निकल के आ रहा था कि भाई डर खत्म हो रहा है लोगों का, लोगों के बीच में ब्रिटिशर्स का। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर, कौन सा मैसेकर? जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जो भी आपको लगता है कि भाई ये सजेशंस हैं, दैट यू कैन पिन इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पुट द लाइक बटन, और अगर आपको कुछ ही ख़राब भी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट जो भी रिस्पॉन्स हो आप प्लीज़ दीजिएगा, चाहे लाइक या डिसलाइक।